गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूएनओ के बाद में हम आज अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में थर्ड वर्ल्ड एंड अमेरिका। तृतीय विश्व शब्द है, ये 1945 के बाद अस्तित्व में आया था। 1945 से पहले इस विश्व को गुटीय प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाता था। विश्व में गुट बने हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी जो विश्व राजनीति है वो गुटीय थी, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भी जो विश्व की राजनीति है वो गुटीय ही थी। जैसा मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में और 1930 के बाद में इस विश्व में दो गुट बन चुके थे, एक तो ध्रुवीय राष्ट्रों का और दूसरा मित्र राष्ट्रों का। ध्रुवीय राष्ट्रों की जो महत्वाकांक्षा है वो विश्व विजेता बनने की थी। इस विश्व को 3 भागों में विभाजित करके और उन्होंने ये तय कर लिया कि एक एक क्षेत्र पर हमारा अधिकार होगा। जो मित्र राष्ट्र हैं वो ये चाह रहे थे कि विश्व में तानाशाही नहीं रहनी चाहिए। अगर तानाशाही विश्व में रहेगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र है उसका पतन हो जाएगा और व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता है वो प्राप्त नहीं होगी। इसी को लेकर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और इस द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों का पतन हुआ था और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। इन मित्र राष्ट्रों में भी ब्रिटेन और फ्रांस है वो आर्थिक रूप से पंगु हो गए थे, कमजोर हो गए थे, लाचार हो गए थे, और इसी वजह से फ्रांस और ब्रिटेन ने यूरोपियन, एशिया, अफ्रीका देशों के ऊपर जो अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था, उनको अपना उपनिवेश बना रखा था, उन्हें पराधीन कर रखा था, उनका वो शोषण करते थे। वो सारे के सारे जो राष्ट्र हैं वो उनसे मुक्त होने लगे, क्योंकि अब उन राष्ट्रों की, ये यूरोपियन जो शक्तियां हैं, ब्रिटेन और फ्रांस हैं, वो एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों के ऊपर अब अपनी जो संप्रभुता है या साम्राज्यवाद है उसको स्थापित करने में अक्षम होने लगे। और इस युद्ध में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था वो सोवियत संघ को हुआ था, और इसी के साथ साथ में जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध से पहले महाशक्ति के रूप में नहीं था, अब वो भी महाशक्ति के रूप में उदित हुआ था। और जब ये यूएनओ की स्थापना की बात चल रही थी या विश्व संघ की स्थापना की बात चल रही थी, तभी से ही अमेरिका के द्वारा ये कहा जाने लगा था कि जो छोटे राज्य हैं, अल्प विकसित राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, पराधीन राष्ट्र हैं, साम्राज्यवादी राष्ट्र हैं, जो शोषण और उत्पीड़न से संबद्ध राष्ट्र हैं, उनको आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए, उनको स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। और इसी के बनिस्बत 1945 में यूएनओ की तो स्थापना हुई थी, लेकिन यूएनओ की स्थापना के बाद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र हैं वो भी स्वतंत्र होने लगे थे। 1945 से लेकर 1952 तक की स्थिति को हम देखते हैं तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे राष्ट्र हैं वो स्वतंत्र होने लग गए थे, लेकिन अभी भी थर्ड वर्ल्ड वर्ड्स है इसकी उत्पत्ति 1952 से पहले नहीं हुई थी। यानी कि ये शब्द है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अस्तित्व में नहीं आया था, और सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रांस के विद्वान अल्फ्रेड सोवी ने की थी। सोवी का ये मत था कि 1945 और उससे पहले ये जो विश्व है ये गुटीय राजनीति में रहा है, तो यहाँ पर एक प्रथम विश्व, फिर हम ये कहें कि द्वितीय विश्व, और फिर सोवी के द्वारा 1952 में जब शब्द की व्युत्पत्ति हुई तो फिर अब तृतीय विश्व शब्द है वो भी पूरी तरीके से सामने आने लगा। यहाँ पर सोवी का ये कहना था कि 1945 के बाद जो स्थिति बनी है विश्व राजनीति में, उसमें प्रथम विश्व से तात्पर्य हम अमेरिका व उसके गुट के जो राष्ट्र हैं उनको देख सकते हैं,
और द्वितीय विश्व से तात्पर्य सोवियत संघ व उसके गुट के जो राष्ट्र हैं उनको हम देख सकते हैं। और तृतीय विश्व से तात्पर्य ऐसे राष्ट्रों से है जो अल्प विकसित हैं, विकासशील हैं, ऐसे जो राष्ट्र हैं उनको तृतीय विश्व के रूप में यहाँ स्पष्ट किया गया। अल्फ्रेड सोवी है, उसी के साथ साथ में हम यह देखते हैं तो चाइना के नेता माओ त्से तुंग है, उन्होंने भी इसी प्रकार की धारणा है इसका समर्थन किया था। और विलियम होरोविच है, उन्होंने भी इसी प्रकार की जो धारणा है उसका समर्थन किया था कि अब इस विश्व में 3 प्रकार की स्थितियां हैं वो सामने हैं। यानी अमेरिका व गुटिया राष्ट्र या नाटो से संबद्ध राष्ट्र उनको प्रथम विश्व के रूप में देखते हैं, और सोवियत संघ विचारधारा वाले और उसके गुटीय संबद्ध राष्ट्र उनको हम द्वितीय विश्व के रूप में देखते हैं, और तृतीय विश्व के रूप में हम उनको देखते हैं तो अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं। और अभी ये 1945 के बाद में फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य जो देश हैं उनसे ये स्वतंत्र हुए हैं। अल्फ्रेड सोवी के बाद में इसका जो समर्थन है वो माओ त्से तुंग और विलियम होरोविच ने भी किया था। इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये जो थर्ड वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो 1952 में सामने आता है। जैसा गुट निरपेक्षता के संबंध में भी मैंने आपको स्टडी करते हुए बताया था कि 1947 से ही ये अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्र, जिनमें हम प्रमुखतः भारत को, मिस्र को और यूगोस्लाविया को देखते हैं, तो उन्होंने गुट निरपेक्षता का अलग जगह दिया था। और वो ये चाहते थे कि हम किसी भी गुट में किसी प्रकार से संबद्ध नहीं होना चाहते, हम स्वतंत्र होकर पुनः परतंत्र नहीं होना चाहते। वो आर्थिक लाभ लेना चाहते थे, सैनिक शिक्षा लेना चाहते थे, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी, काफी जो बातें हैं वो इन राष्ट्रों के सामने थी। और कालांतर में इन्होंने इसी प्रकार की जो नीति है उसको अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनाया था। आगे चलकर जो प्रथम विश्व अमेरिका और उसके गुटीय राष्ट्र हैं उन्होंने गुट निरपेक्षता की धारणा को स्वीकार नहीं किया। द्वितीय विश्व सोवियत संघ और उसके गुटीय राष्ट्र है उन्होंने भी गुट निरपेक्षता के धारणा को स्वीकार नहीं किया। और फिर 1970 के दशक में जाकर सबसे पहले सोवियत संघ ने और बाद में अमेरिका है उसने ये जो थर्ड वर्ल्ड के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट है उसको बे मुश्किल से स्वीकार किया था। और तभी से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इन देशों के जो संबंध है वो और ज्यादा विस्तृत होने लगे और मजबूत होने लगे। और अब वर्तमान संदर्भ में हम ये देखते हैं कि थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं वो एक सूत्र में बंधकर इन्होंने ये गुट निरपेक्षता के द्वारा यूएनओ में अपनी भूमिका का संपादन किया है। एक क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन बनाकर इन्होंने एक दूसरे के साथ में सहयोग स्थापित किया है। विशेष रूप से आज जो वर्तमान दौर चल रहा है ये राजनीतिक से ज्यादा व्यापारिक और आर्थिक जो संबंध हैं उनको ज्यादा लिए हुए है, और इन्हीं से विश्व के देशों के साथ में इन थर्ड वर्ल्ड के जो देश है इनके संबंध मजबूत हुए हैं और ये आगे निरंतर वृद्धि की ओर हैं। और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का संपादन भी किया है। जब हम थर्ड वर्ल्ड के देशों की बात करते हैं तो थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं उनमें काफी हद तक समानता और असमानता है वो पूर्ण रूपेण देखने को मिलती है। जब हम समानता की बात करते हैं तो सबसे पहली बात इसके संबंध में ये आती है कि अभी भी ये जो राष्ट्र हैं वो कृषि प्रधान राष्ट्र है, यानी कि अभी उद्योगों की जो प्रधानता है वो अभी इन राष्ट्रों में इतनी ज्यादा नहीं हुई है, और ये अधिकतर राष्ट्र हैं वो कृषि पर ही आश्रित दिखाई देते हैं। दूसरी जो समानता की बात करते हैं तो इन राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, यानी कि विश्व का जो 1/3 हिस्सा है वो ये थर्ड वर्ल्ड के देशों में, या हम ये कहें कि तृतीय विश्व में ही पूरी तरीके से देखने को
मिलता है। तीसरी हम बात करें तो इन राष्ट्रों में 1945 से लेकर वर्तमान तक भी जो गरीबी है वो अभी भी काफी हद तक बनी हुई है। ये गरीबी से अभी भी मुक्त नहीं हो पाए हैं। चौथी हम बात करें तो इन राष्ट्रों में पूर्ण रूपेण आज भी बेरोजगारी जैसी समस्या देखने को मिलती है और आज भी यहाँ का जो युवा वर्ग है वो रोजगार के लिए भटकता हुआ दिखाई देता है। पांचवी हम बात करें तो इन राष्ट्रों के पास में जो संसाधन है उनकी भी बहुत मात्रा में कमी है और किसी न किसी राष्ट्र में एक या एक से अधिक बस इतना ही संसाधन है वो यहाँ मिलता है। इससे ज्यादा जो संसाधन है वो इन राष्ट्रों में अभी भी नहीं है। नेक्स्ट बात हम करें कि तकनीकी के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में आज भी ये जो राष्ट्र हैं वो पूरी तरीके से पिछड़े हुए हैं। आज भी टेक्नोलॉजी है वो इन राष्ट्रों में इतनी ज्यादा नहीं हो पाई है। नेक्स्ट बात हम करें कि आज भी ये जो राष्ट्र हैं वो विकसित राष्ट्रों के ऊपर आश्रित होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि विकसित राष्ट्र इनको अगर किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान कर देता है तो इनकी अर्थव्यवस्था का संचालन हो जाता है और इनकी जीवन का संचालन हो पाता है। बाकी तो आज भी ये इतने ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि आज भी ये जो राष्ट्र हैं ये अस्त्र शस्त्रों में सक्षम नहीं हो पाए हैं और अस्त्र शस्त्र के लिए आज भी इनको जो प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व के जो राष्ट्र हैं या महाशक्तियां हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हीं से ये राष्ट्र हैं जो आयात करते हैं। तो इस प्रकार की जो समानताएं हैं वो आज भी थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं उनमें बराबर मात्रा में देखने को मिलती है। ये अभी आगे की बात है कि कब जाकर इन राष्ट्रों में ये जो समस्याएं हैं ये खत्म होंगी और कब जाकर ये आगे विकासशील से ये विकसित की ओर बढ़ पाएंगे। तो दूसरी ओर हम यहाँ पर जब असमानता की बात करते हैं तो प्रथम बात आती है यहाँ कि कुछ राष्ट्र अभी बहुत आगे जा चुके हैं तो कुछ राष्ट्र अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो अभी भी हम ये कहें कि पिछड़ेपन के रूप में यहाँ पर असमानता देखने को मिलती है। यानी कि कुछ राष्ट्र तो ऐसे हैं जिनमें हम ये कहें कि अब इतना ज्यादा पिछड़ापन नहीं है। जैसे हम भारत को देखते हैं, मैक्सिको को देखते हैं, ब्राजील को देखते हैं, तो ये राष्ट्र अभी इतने पिछड़े नहीं रहे, अभी तो बहुत काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन बहुत राष्ट्र अभी भी ऐसे हैं जो अभी पिछड़ेपन का शिकार है और अभी तो उनको बहुत कुछ करना बाकी है। दूसरी बात हम वही संसाधनों के संदर्भ में देखें तो कुछ राष्ट्र तो ऐसे हैं जो अपने संसाधन का भरपूर मात्रा में प्रयोग कर पाते हैं, कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो संसाधन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। या हम ये कहें कि संसाधन के लिए भी ये जो राष्ट्र हैं वो एक दूसरे का शोषण करते हुए दिखाई देते हैं। अभी इनमें एक दूसरे को सहायता या सहयोग करने में ये सक्षम नहीं हुए हैं और इनके जो संसाधनों का दोहन है वो अभी भी विकसित राष्ट्र करते हुए दिखाई देते हैं। इनमें इस प्रकार की एकता नहीं है। तीसरी जो बात आती है कि इनमें जो राजनीतिक विकास है उनमें भी असमानता देखने को मिलती है। कई जो राष्ट्र हैं वो तो राजनीतिक विकास की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अभी बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें हम ये कहें कि एक परंपरागत जो राजनीति है वो ही देखने को मिलती है। अभी भी वहां पर तानाशाही और राजतंत्र देखने को मिल जाता है। तो बहुत देशों में लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। अभी इन देशों में जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है वो भी भिन्न भिन्न अवस्था में देखने को मिलता है। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है उसकी दिशा में अग्रसर हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वहां पर मॉडर्नाइजेशन है उसकी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं अभी वो मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाए हैं और मॉडर्नाइजेशन करते समय वहां पर जो उनका हम ये कहें कि पूर्व वर्ग है और वर्तमान वर्ग है, इन दोनों में काफी हद तक उनमें खिंचाव और तनाव देखने को मिल जाता है।
यानी कि पूर्व वर्ग से तात्पर्य तो हम ये कहें कि जो अग्रज हैं, और दूसरा हम ये कहें कि जो युवा वर्ग है उनकी जो सोच और विचारधारा है उसमें अंतर देखने को मिलता है। पांचवी वाली हम बात करें कि उद्योगों के संबंध में भी यहाँ विषमता है वो देखने को मिलती है। कुछ राष्ट्र तो ऐसे हैं जो अब धीरे धीरे कृषि प्रधान हैं, उससे औद्योगिक प्रधान बनते जा रहे हैं, उनमें उद्योगों की स्थापना ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है। और कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें अभी उद्योग हैं वो न के बराबर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात हम यहाँ देखते हैं कि आर्थिक जो स्थिति है उसके संदर्भ में भी काफी विभिन्नता देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो आगे बढ़ गए हैं, उनमें प्रति व्यक्ति आय है ये ज्यादा देखने को मिलती है। तो बहुत सारे अभी ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें प्रति व्यक्ति आय है वो विश्व की तुलना में एक बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। तो इस रूप में भी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी ये जो विभिन्नता है वो देखने को मिलती है। साथ ही वाली बात हम संसाधनों की जो मैंने आपको बात की थी उसमें भी हम ये कहें कि इन राष्ट्रों में एक ही प्रकार का जो संसाधन है वो देखने को मिलता है, ये एक दूसरे के ऊपर उन संसाधनों से निर्भर हैं। या हम ये कहें कि अपने संसाधन को विकसित राष्ट्रों को बेचकर और फिर वो अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। और अगर उनका संसाधन विकसित राष्ट्रों ने नहीं लिया तो वहां पर उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो एक ही प्रकार का जो संसाधन है उसका ज्यादा से ज्यादा जो उत्पादन है वो उन देशों में मिलता है। नेक्स्ट जो बात आती है यहाँ पर वो आती है इसमें निर्भरता की। अभी भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो धीरे धीरे अपनी जो निर्भरता है वो विकसित राष्ट्रों से कम करते जा रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सॉलिड बनाया है, और उनके देशों में रहने वाली जो जनता है उनकी स्थिति ठीक है। तो हम ये कहें कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो भी अभी भी विकसित राष्ट्रों के ऊपर ही आत्मनिर्भर दिखाई देते हैं। नौवीं वाली बात करते हैं हम यहाँ शासन प्रणाली की। जो शासन प्रणाली है उसमें भी विभिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ कुछ राष्ट्र तो ऐसे हैं जिनमें हम ये कहें कि लोकतांत्रिक शासन देखने को मिलता है, यानी कि विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली इसमें देखने को मिल जाती है। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें तानाशाही शासन है वो देखने को मिलता है। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें आज भी जो सैनिक तंत्र है वो विद्यमान है। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें आज भी साम्यवादी व्यवस्था है वो विद्यमान है। यानी कि अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था है वो इनमें दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 राष्ट्र हैं, तो 120 राष्ट्रों में हम ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा बेमुश्किल से 10 राष्ट्रों में ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विद्यमान है, बाकी तो अलग अलग शासन प्रणाली है वो एक विषमता के रूप में इन राष्ट्रों में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो थर्ड वर्ल्ड है इनमें काफी हद तक इस प्रकार की जो विषमता है वो पूर्ण रूपेण देखने को मिलती है। बाकी हम ये कहें कि थर्ड वर्ल्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1952 में सबसे पहली बार इस शब्द का जो प्रयोग है वो अल्फ्रेड शोबी ने किया था 1952 में। और फिर उसके बाद में माओ त्से तुंग है, विलियम हॉरोविज है, उन्होंने भी ये जो थर्ड वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया था। और उसी के बाद में ये चिन्हित किया गया था कि ऐसे राष्ट्र जो 1945 के बाद में साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी शिकंजे से मुक्त हुए हैं, जो पहले पराधीन थे अब वो स्वतंत्र होने लगे हैं और धीरे धीरे वो अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसे स्वतंत्र रखना चाहते हैं, विश्व राजनीति में अपनी भूमिका का संपादन करना चाहते हैं, विश्व राजनीति में वो स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना चाहते हैं, विश्व राजनीति में दूसरे देशों के साथ में वो कूटनीतिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं, विश्व राजनीति में वो राजनीतिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं, व्यापारिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं, आर्थिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं, और विश्व के देशों के साथ में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करके और मजबूती से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी से तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तीसरे विश्व से लिया गया है। आज इतना ही। हम कल इस बारे में अध्ययन करेंगे कि थर्ड वर्ल्ड के देशों के प्रति अमेरिका की किस प्रकार की सोच या विचारधारा है और अमेरिका थर्ड वर्ल्ड के देशों के साथ में किस प्रकार के जो संबंध है उनका निर्वहन करता है। धन्यवाद।